एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें हम आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन को देख रहे थे, तो आज हम न्यू वीडियो को लेके आए हैं। तो चलिए न्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी वर्तमान जो पुदुचेरी है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपियन शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, ये हमें बताना है। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली शक्ति कौन थी? वो थी पुर्तगाली। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपियन शक्ति फ्रांसीस थे। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरी शक्ति थी डच। तीसरा स्टेटमेंट है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक जो है वो सही है। पुर्तगाली प्रथम यूरोपियन शक्ति थे जिसने 16वीं सदी के प्रारंभ में पांडिचेरी पर कब्जा किया। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति डच थी। अंग्रेजों ने 1761 ईस्वी में इस पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है? पहला है, रेयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। तीसरा है, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। या चौथा, उपयुक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट जो है इसमें गलत दिए गए हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। तो इस तीनों के बाद स्टेटमेंट दिए गए हैं कि रेयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना था। ये गलत है। रेयत कहा जाता था किसान को। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐसा कोई भी मकसद नहीं था। तीसरा है, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। तो न्यायिक पद्धति का इससे कोई संबंध नहीं था। कॉर्नवालिस के भूमि संबंधी सुधारों ने कानूनी विवादों में बढ़ोतरी की, जिसका मुख्य कारण न्यायालय के शुल्क का हटाया जाना था। इसलिए कोई भी किसी को भी न्यायालय में घसीट कर ले आता था। अपील के अधिकार को बढ़ाना भी इसका एक कारण था। वकीलों ने अपनी फीस निर्धारित कर दी। साधारण लोग सरकारी नौकरों पर मुकदमा दायर कर सकते थे। अमानवीय दंड जैसे हाथ, पैर, नाक और कान काटना आदि समाप्त कर दिए गए। इन सभी कारणों से सम्मिलित रूप से कानूनी विवादों को बढ़ावा दिया गया। दिए गए सभी विकल्प जो है कॉर्नवालिस के सुधारों में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया है? पहला है, भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। दूसरा है, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। सी है, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। और डी है, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जब 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए कौन से तत्व जो है साझा कारण मुहैया करवाया, मतलब जो जनजातीय विद्रोह हो रहे थे 19वीं शताब्दी में, उसके मुख्य कारण क्या थे? तो इसका मुख्य कारण था जनजातीय समुदायों की जो प्राचीन समय से उनकी भूमि संबंधी व्यवस्था चल रही थी, उस भूमि व्यवस्था को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा उखाड़ फेंका गया।
और नई कर प्रणालियां वगैरह लागू की गई, जिससे जो है जनजातीय जो लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। जनजातीय उत्पाद शब्द के प्रयोग के कारण पहला विकल्प सही नहीं माना जा सकता। विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव देखा गया, परंतु सभी क्षेत्रों पर नहीं, अतः दूसरा विकल्प भी गलत है। तीसरा भी सही नहीं है, क्योंकि समस्त जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों में बढ़ोतरी नहीं हुई। कुछ क्षेत्रों में हुई थी बिचौलियों की बढ़ोतरी, लेकिन पूरे क्षेत्रों में नहीं। चौथा विकल्प जो है सही है, क्योंकि विदेशी हस्तक्षेप ने देशज ढांचे का विघटन कर दिया जो सदियों से चला आ रहा था, इसलिए भारत में अनेक विद्रोहों का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? पहला है लंदन में जो है इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तीसरा है भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने हेतु जो भारत से बाहर युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में प्रयोग देने हेतु लाई जाने वाली निधि। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 जो है तीनों ही इसमें सही है। भारत से जो कर इकट्ठा करते थे जो होम चार्जेस, उसी के ऊपर ये जो है लंदन में इंडिया ऑफिस था उसका भरण पोषण होता था, और भारत में जो कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी थे उनको वेतन तथा पेंशन दी जाती थी। और तीसरा है भारत के बाहर जो युद्धों को लड़ने के लिए जो अंग्रेज रहते थे उनको जो पेंशन दी जाती थी वो सब यहीं से जाती थी। यह R.C. दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पता चलता है कि होम चार्जेज ईस्ट इंडिया स्टॉक पर लाभांश है, घरेलू ऋण पर ब्याज है, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन व पेंशन तथा ब्रिटिश सैनिकों द्वारा भारत एवं बाहर लड़े गए युद्धों के खर्च इसके प्रमुख संगठक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1893 में सर विलियम वेडर्सबर्न तथा W.S. केन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? पहला है भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन के लिए, भारतीयों के साम्राज्यिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु अभियान करने के लिए। तीसरा है भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने के लिए, या डी है ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के प्रवेश हेतु आंदोलन करने के लिए। तो हमें बताना है कि 1893 में सर विलियम वेडर्सबर्न तथा W.S. केन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की गई थी। तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 28 दिसंबर 1885 में 72 सदस्यों की उपस्थिति में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। A.O. ह्यूम को जनरल सेक्रेटरी का पदभार सौंपा गया। कलकत्ता में व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष चुना गया। विलियम वेडर्सबर्न तथा जस्टिस घॉन जर्डिन अतिरिक्त ब्रिटिश सदस्य थे। बाकी सभी हिंदू थे जो मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी के थे। 1893 में वेडरबर्न ने उदार दल के सदस्य के रूप में पार्लियामेंट में प्रवेश किया। कांग्रेस राजनीतिक सुधारों की मांग करती आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा है सरकार रेत को पट्टे देती थी। तीसरा है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो रेतवाड़ी अभी मैंने बताया था, रेत किसको कहा जाता है? किसानों को। तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। रेतवाड़ी जो व्यवस्था लागू की गई थी उसमें, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सरकार रेत को पट्टे देती थी, ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो रेतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ये तीनों प्रावधान किए गए थे।
तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। रेतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत सरकार रेत को पट्टे पर देती थी तथा किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। कर लगाने से पूर्व भूमि सर्वेक्षण और कर निर्धारण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन जो है ब्रह्म समाज के बारे में सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा है, इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए एक पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार किया। तीसरा है, इसने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया कि वेद अचूक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। और दूसरा कि इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए एक पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार किया, क्योंकि जो ब्रह्म समाज में ये कहा गया था कि किसी भी जो है वेद की व्याख्या करने के लिए किसी ब्राह्मण का होना आवश्यक नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही हो जाएगा। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट जो है इसमें गलत हो जाएगा, जो इन्होंने वेदों को अचूक नहीं बताया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। और तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन से अंग्रेजों को भारत की देन थी? तो मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन ये अंग्रेजों की देन नहीं थी, क्योंकि ये पहले से यानी मुगल काल से भी चली आ रही थी। दूसरा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि युद्ध सबसे पहली बार तोपों का उपयोग कब से देखा गया था? 1368 में ही 68 से ही माना जाता है, जब दक्षिणी भारत में मोहम्मद शाह बहमनी के नेतृत्व में विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया गया था। फिर है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तंबाकू किसके टाइम से शुरू थे? तंबाकू थे मुगलों के काल से ही, लेकिन लाल मिर्ची का जो है भारत में उत्पादन प्राचीन काल से ही हो रहा था, क्योंकि भारत जो है मसालों के उत्पादन में विश्व में अग्रणी देशों में आता है। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? पहला है भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना। दूसरा है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। या चौथा है आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो उन मामलों की भी सुनवाई कर सकते हैं जिन मामलों, कौन से मामले जो अंग्रेजों के आपसी मामले थे या उनके जिनमें अंग्रेज शामिल थे। लेकिन अंग्रेजी जो यूरोपियन जनता थी उन्होंने इसका विरोध किया और इसी के लिए इल्बर्ट बिल विवाद उत्पन्न हुआ था। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना इल्बर्ट बिल विवाद का कारण था। इस बिल को 1883 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ समिति को नियुक्त किया गया था, किस लिए किया गया था? पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान करने के लिए, या दूसरा है स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तावित करने के लिए, या तीसरा है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं का परिसीमन करने के लिए, और चौथा है पूर्वी बंगाल के दंगों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो रेड क्लिफ समिति को क्यों नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं का परिसीमन करने के लिए। और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा खींची गई है उसको क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि वो रेड क्लिफ के द्वारा ही
खींची गई थी और इसीलिए इसका नाम रेड क्लिफ रखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ लाइन भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है जो बंटवारे के समय निर्धारित की गई थी। इसके योजनाकार थे, क्या नाम था, सर सिरिल रेडक्लिफ, और इन्हीं के नाम पर ही इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक चला। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में। और कब तक रहा था ये हमें बताना है। तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो हमें बताना है कौन सा इसमें से सही है। प्रथम विश्व युद्ध में जब तक भारतीय सैनिकों की ब्रिटिशों द्वारा आवश्यकता थी तब विभाजन की समाप्ति तक। दूसरा है सम्राट जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली के राज दरबार में कर्जन एक्ट को रद्द कर दिया। कर्जन के द्वारा जो एक्ट लाया गया था 1905 में, उसको रद्द कर दिया। तीसरा है गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया तब तक, या 1947 में भारत का विभाजन जब पूर्वी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान बना तब तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1911 तक। 1911 में घोषणा तो हो गई थी कि अब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, और उसमें क्या किया गया था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और ये घोषणा की गई थी कि अब जो भारत की जो राजधानी है कलकत्ता न होकर क्या होगी, दिल्ली। और लेकिन दिल्ली में दिल्ली को राजधानी कब स्थापित किया गया था? 1931 में घोषणा हुई थी 1911 के बाद, और स्थापित किया गया था 1931 में। वर्ष 1911 ईस्वी में सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे। दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। घोषणा की गई थी लेकिन स्थापित अभी मैंने बताया कि 1931 में किया गया था, तथा बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया था। आज से 111 वर्ष पहले दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था। पहला है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। और तीसरा है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो हमें तीनों में से सही बताना है कि कौन सा है, सही उत्तर चुनिए। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो हुई थी 1858 में, उसका क्या उद्देश्य था ये हमें बताना है। तो इसके द्वारा पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा कि इससे क्या किया गया था, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग कर दिया गया था। पहले क्या किया जाता था, जैसे डलहौजी की लैप्स की नीति के द्वारा बहुत से राज्यों को अंग्रेजी प्रशासन में मिला लिया गया, जैसे अवध को कुशासन का आरोप लगाकर, लेकिन अब इसका परित्याग कर दिया गया। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। दूसरा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाना, ये भी सही है। तीसरा है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, तो ये सही होगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए था इसका पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी विचार का परित्याग करना था। लॉर्ड डलहौजी के युद्ध पूर्व राजनीतिक एकीकरण की नीति को शाही फरमान द्वारा पलटना था। साथ ही जो भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना भी था। अतः कथन 1 तथा 2 सत्य है, परंतु भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना घोषणा में शामिल नहीं था। अतः कथन जो 3 है वो गलत हो जाएगा, और आप ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगानियार नामक लोगों का एक समुदाय किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला है पूर्वोत्तर भारत में मार्शल आर्ट के लिए। दूसरा है उत्तर पश्चिम भारत में संगीत परंपरा के लिए। तीसरा है दक्षिणी भारत में शास्त्रीय गायन संगीत के लिए। चौथा है मध्य भारत में पिएट्रा ड्यूरा परंपरा के लिए। तो किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर पश्चिम भारत में संगीत परंपरा के लिए। मगानियार जो क्या है, जो कि एक मुस्लिम समुदाय है उत्तर पश्चिम भारत, यानी ये भारत के जो राजस्थान जिला है
इस इलाके में ये रहते हैं। राजस्थान का जो बाड़मेर का इलाका है वहाँ पे, और पाकिस्तान के बॉर्डर पे यहाँ पे। और ये एक मुस्लिम समुदाय जो अपने लोक संगीत के लिए जाने जाते हैं, यानी संगीत परंपरा के लिए। मगहनियार नामक लोगों का समुदाय राजस्थान उत्तर पश्चिम भारत में संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दर था। गद्दर क्या था ये हमें बताना है। भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, सिंगापुर से संचालित राष्ट्रवादी संगठन था, या फिर एक आतंकवादी संगठन था जिसका मुख्यालय बर्लिन में था, या फिर भारत की आज़ादी के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका मुख्यालय ताशकंद में था। तो गद्दर पार्टी की स्थापना का वाला क्वेश्चन आपने कई बार सुना होगा, किसने की थी? लाला हरदयाल सिंह ने। और ये एक क्रांतिकारी संघ था जिसका मकसद भारत को आज़ाद कराना था, और इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। गद्दर पार्टी भारतीयों का एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। इसकी स्थापना भारत के पंजाबियों द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्र कराना था। इसके मुख्य सदस्य थे लाला हरदयाल, साहेब सिंह माकना, करतार सिंह सराबा तथा रास बिहारी बोस। साहेब सिंह भाकना थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से सामंती प्रणाली के आवश्यक तत्व हैं। पहला है एक बहुत मजबूत केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकार और बहुत कमजोर प्रांतीय या स्थानीय राजनीतिक प्राधिकार। दूसरा है जमीन के नियंत्रण और अधिकार पर आधारित एक प्रशासनिक संरचना का उद्भव। तीसरा है जागीरदार सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी जागीरदार संबंध का निर्माण। तो सही उत्तर हमें बताना है कि सामंती प्रणाली के आवश्यक तत्व कौन कौन से थे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? एक पहले देख लेते हैं हम पहला स्टेटमेंट, एक बहुत ही मजबूत केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकार और बहुत कमजोर प्रांतीय या स्थानीय राजनीतिक प्राधिकार। तो ये तो गलत हो जाएगा। एक मजबूत केंद्रीकृत प्राधिकार, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया? बहुत कमजोर प्रांतीय। तो ऐसा तो नहीं था। पहला गलत है तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। दो स्टेटमेंट बचे हैं। दूसरा हम देख लेते हैं, जमीन के नियंत्रण और अधिकार पर आधारित एक प्रशासनिक संरचना का उद्भव। तो दूसरा और तीसरा दोनों ही इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 2 और 3 जो है स्टेटमेंट सही है। राजनीतिक गठजोड़ तथा सैन्य सहायता एवं आर्थिक सहयोग के द्वारा कोई व्यक्ति किसी शासक के अधीन सामंत बनता था। कोई भी सम्राट संपूर्ण भूमि पर अपना संप्रभुत्व रखता था। यदि उस भूभाग से संबंधित कोई भी राजा अपनी सेवा सामंत को प्रदान करता था, सामंत, तो उसे उसका प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ता था। सामंत राजा का अधिपति होता था। सामंती अनुबंध के अनुसार अधिपति राजा को सुरक्षा प्रदान करने का वचन देता था, साथ ही साथ भूमि भी प्रदान करता था। यह भूमि सामंत द्वारा अपने उत्तराधिकारियों को प्रदान की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से भारत में उपनिवेशवाद के अधिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी, दूसरे हैं जी सुब्रमण्य अय्यर, तीसरे हैं आर.सी. दत्त। तो भारत में उपनिवेशवाद के अधिक आलोचक कौन थे? इन तीनों में से वो हमें बताना है। तो तीनों ही आलोचक थे उपनिवेशवाद के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, रोनाल्डे दत्त और गोखले जी। सुब्रमण्य अय्यर उन प्रमुख लोगों में से थे जो भारतीय राष्ट्रीयता को गैर उपनिवेशवाद की बुनियाद पर खड़ा किया था। ये लोग हॉब्सन तथा लेनिन के पूर्व उपनिवेशवाद के विश्व के प्रथम आर्थिक आलोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था, यानी 1919 के अधिनियम के बारे में जो स्टेटमेंट कुछ नीचे दी गई है, हमें बताना है कि सही है या गलत है, कौन से इसमें से सही है। न्यायपालिका और विधायिका के बीच सत्ता का अलगाव। दूसरा है केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र। और तीसरा है भारतीय राज्य सचिव और वायसराय की शक्तियाँ।
और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने स्पष्ट रूप से क्या परिभाषित किया था? केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र को। केंद्र के अंतर्गत कौन से अधिकार क्षेत्र आएंगे और प्रांत के अंतर्गत कौन से, वो 1919 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम बन गया, इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के क्षेत्राधिकार को स्पष्टतः परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज में संगठित किया। ऑप्शन ए है बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, बी है गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, सी है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, डी है पंजाब में एक विकास आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज किससे संगठित था? महाराष्ट्र में। किसको संगठित किया था? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन इसने चलाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फूले ने की थी। यह एक समूह था जिसका मुख्य उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जातियों को शोषण और उत्पीड़न से आज़ाद कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? सामाजिक सुधार से, शैक्षिक सुधार से, पुलिस प्रशासन में सुधार से या संवैधानिक सुधार से? तो अभी हमने देखा था, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जिसमें हमने बात की थी केंद्र और राज्यों में सुधार से संबंधित, तो ये था एक संवैधानिक सुधार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में स्वशासी संस्थानों की स्थापना के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में शुरू किया गया था। यह सुधार जो है 1918 के तैयार किया गया था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में दिए गए थे और भारत सरकार के अधिनियम 1919 के रूप में ये आधार बने थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि संवैधानिक सुधारों से संबंधित था 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, दूसरा है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। हमें बताना है कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किन की स्थापना से है। किसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। तो पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। तो दूसरा है, पहला गलत हो जाएगा तो दो स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा ही की गई थी और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, दोनों सही स्टेटमेंट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 2 और 3 जो हैं सही हैं। 1881 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में मतभेद होने के बाद नया विधान अर्थात सर्वधर्म समाज की स्थापना की। यह भी विधवा विवाह को वैध बनाने और शादी की, यहाँ पे आएगा विधवा विवाह और शादी की न्यूनतम उम्र तय करने के लिए भारतीय सुधार संघ का हिस्सा था। कलकत्ता यूनिटेरियन समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम ने की थी। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।